तो हम लोग देखने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन को। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमें तब देखने को मिला था उसका डिटेल स्ट्रक्चर जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जो हुई थी 1950s में हुई थी। इसी टाइम पे हमें जो है सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छे से देखने को मिला था। उसके बाद जो केमिकल स्टडीज़ थी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, स्पेशली अगर हम लोग बात करें ह्यूमन आरबीसी की, केमिकली अगर हम लोगों ने स्टडी की थी साइंटिस्ट ने, तो साइंटिस्ट को ये तो पता लग गया था केमिकली कि एक स्ट्रक्चर कोई ना कोई तो है जो कि यहाँ पर है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइंटिस्ट ने बताया था। अब ये जो स्टडीज थी इन्होंने पूरी अच्छी तरीके से एक एक स्ट्रक्चर जो है नहीं बताया था केमिकल स्टडीज़ की बात करें तो, लेकिन जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया उसके बाद सब लोगों ने एकदम अच्छे से उसके स्ट्रक्चर को देखा और समझाने की कोशिश की। अब जो सेल मेम्ब्रेन है, अगर हम अपने तरफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी जो लेटेस्ट मॉडल निकला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेनली बना हुआ होता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स से। यानी जो मेन कंपोनेंट्स है हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो पहला होगा लिपिड्स और दूसरा होगा प्रोटीन्स। अब जो मेजर लिपिड्स यानी ज़्यादा जो लिपिड्स होते हैं, मेजर और माइनर दो टाइप के लिपिड्स होते हैं, और अभी हम लोग बात कर रहे हैं मेजर लिपिड्स की, यानी जो ज़्यादा लिपिड्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में होते हैं जो कि अरेंज्ड होते हैं बाई लेयर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, तो ये जो हैं अरेंज्ड होते हैं बाई लेयर में, यानी तो अब ये जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर पोलर हेड्स की फॉर्म में। जो हमारे हेड हैं वो कैसे हैं, पोलर हैं। मैं अभी आपको दो वर्ड्स की मीनिंग समझाऊंगा, आप बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोलर का मतलब यहाँ पर है हाइड्रोफिलिक, पोलर मीन्स हाइड्रोफिलिक, और जो हमारा नॉन पोलर है उसका मतलब है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिंग मीन्स लविंग। तो जो वाटर लविंग जो चीज़ें होती हैं उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलिक, यानी वाटर लिविंग। अभी हम वाटर लविंग कौन सा है, यानी हाइड्रोफोबिक। यहाँ पर हाइड्रोफिलिक यहाँ पर क्या है, हाइड्रोफिलिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये जो आपको हेड देखने को मिल रहा है, ये जो ये हेड्स लगे हैं, जितने भी हेड लगे हुए हैं ये सब क्या है, ये सब हाइड्रोफिलिक है, यानी ये जो है वाटर लविंग है। आप लोग कह सकते हैं एक तरीके से कि वाटर लविंग है ये सब। और ये हाइड्रो और फोबिक यानी फोबिया, यानी किसी चीज़ का डर। तो ये जो है हाइड्रो यानी वाटर हेटिंग चीज़ है। जो इनकी टेल्स होती हैं, जो ये यहाँ पर टेल्स हैं इनकी, ये जो टेल्स आप देख पा रहे हैं ये कैसी है, ये हमारी हाइड्रोफोबिक है, यानी ये वाटर हेटिंग है। तो आई होप आपको ये दो वर्ड्स के मतलब समझ आने चाहिए। आपको ये समझ आना चाहिए कि जो पोलर होता है वही हाइड्रोफिलिक होता है, जो नॉन पोलर होता है वही हाइड्रोफोबिक होता है, और जो हमारा हाइड्रोफिलिक होता है वो वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफोबिक जो होता है हमारा वाटर हेटिंग होता है। अब जो इसके आउटर पोलर हेड जो होता है आउटसाइड होता है, मतलब बाहर की तरफ होता है, ये आपको दिख रहा होगा। पोलर हेड्स बाहर की तरफ हैं, ऊपर की तरफ, और वहीं पे जो हमारे पोलर टेल्स हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स। अब देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी ने कितनी अच्छी तरीके से लिखा है। उन्होंने शुरुआत तो की है पोलर हेड बाहर है, पोलर का मतलब हम लोग जानते हैं हाइड्रोफिलिक होता है। अब वहाँ यहाँ पर इन्होंने लिख दिया हाइड्रोफोबिक टेल्स। तो हाइड्रोफोबिक टेल्स से आपको समझना है कि ये लोग नॉन पोलर टेल्स कहना चाहते हैं, यानी जो नॉन पोलर टेल्स हैं वो टुवर्ड्स कहाँ हैं, इनर पार्ट, अंदर की तरफ है। अब ये जो एक स्ट्रक्चर है ये इंश्योर करता है कि जो नॉन पोलर टेल है, अब देखिए यहाँ पर इसने वापस यूज़ किया नॉन पोलर टेल, और ऊपर इसने यूज़ किया हाइड्रोफोबिक टेल। तो जस्ट ये आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, बेसिकली आप इससे कंफ्यूज हो जाओगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको पहले ही इन वर्ड्स का मीनिंग समझ लेना है, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है। आप भी अपने एनसीईआरटी में लिख लीजिएगा साइड में। तो जो नॉन पोलर टेल होती है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपने अपनी क्लास 10th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, वो प्रोटेक्टेड होती है एक्वस इन्वायरमेंट से। ये जो हमारी टेल है, ये टेल जो है हमारी वाटर हेटिंग है, यानी हाइड्रोफोबिक है। तो इसको अगर वाटर पसंद नहीं है तो इसको वाटर से दूर रखा जाता है, वाटर केवल यहाँ तक आता है, इसको वाटर से पूरी तरीके से दूर रखा जाता है। इसको एक्वस इन्वायरमेंट से, एक्वस मतलब आप जानते होंगे, एक्वस मतलब वाटर इन्वायरमेंट, वाटरी इन्वायरमेंट से इस चीज़ को दूर रखा जाता है। अब फॉस्फोलिपिड्स के साथ साथ मेम्ब्रेन के अंदर हमें कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलता है। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन द कोलेस्ट्रॉल। लेटर आगे चल के हमें बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा, रिवील हुआ कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन पोजेस करता है और कार्बोहाइड्रेट भी पोजेस करता है। सेल मेम्ब्रेन
possess प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। जो रेशो है प्रोटीन और लिपिड का वो अलग अलग सेल में अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट करता है। रेशो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। अब ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो एक एरिथ्रोसाइट का सेल होता है, एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी एक जो सेल है, उसके अंदर जो है हमारा 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड है। तो ये जो कॉम्पोजिशन है आपको याद रखनी है क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब एक्सट्रैक्शन की ईज पर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है यानी जो हमारे प्रोटीन्स हैं मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो दो टाइप के हैं। एक है हमारा पेरिफेरल प्रोटीन और दूसरा जो है हमारा इंटीग्रल प्रोटीन। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि हमें क्लियरली विजिबल होगी चीज़ें। ये देखिए ये जो है हमारा एक इंटीग्रल प्रोटीन है। तो सबसे पहले अब हमें इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है वो हमें सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन पर देखने को मिलता है। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन और इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है हमारा पार्शली या तो आधा, देखिए जैसे यहाँ पर हमें आधा आधा धंसा हुआ देखने को मिल रहा है, इतना सा ही धंसा है, पूरा नहीं धंस पाया ये। उसी तरीके से या तो ये आधा यहाँ तक धंसा होगा, नहीं तो ये पूरा इसकी तरह ऐसे पूरा ये आर पार धंसा हुआ होगा, टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं एक बार इसको फिर से समराइज़ कर देता हूँ, ये थोड़ा सा टफ है। बेसिकली जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर था हमें मेम्ब्रेन का हमें देखने को तब मिला 1950s के टाइम में देखने को मिला। क्यों? क्योंकि उसी टाइम हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी थी उसने हेल्प कर दिया काफ़ी ज़्यादा, और स्पेशली हमने सबसे ज़्यादा रेड ब्लड सेल का देखा ह्यूमन ने, और उसी की वजह से हमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है स्ट्रक्चर पता लगने लग गया था केमिकल स्टडीज़ के द्वारा। जो स्टडीज़ थी जिन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो है ज़्यादातर लिपिड्स से और प्रोटीन्स से मिलकर बनी हुई है। अब जो उसमें से भी जो मेजर लिपिड्स थे, मेजर मतलब आप समझ पा रहे होंगे, यानी जो ज़्यादा लिपिड थे वो फॉस्फोलिपिड टाइप थे। उसके बाद ये जो थे अरेंज थे बाई लेयर में, दो लेयर में अरेंज थे। लिपिड जो है अरेंज थे मेम्ब्रेन के अंदर। पोलर हेड जो होता था हमारा आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है, यानी बाहर की तरफ पोलर हेड होता था। मैं एक बार फिर भी एक नॉर्मल जनरल स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये देखिए जो इस टाइप का हमें जो था कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता था। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे जो था ये हमारी बाई लेयर है, दिस इज बाई लेयर। और आप इसको ज़्यादा अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब आप एनसीईआरटी के डायग्राम को देखेंगे और उसको थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे। यानी अभी हमारे जो पोलर हेड हैं वो हमारे बाहर की तरफ है और हाइड्रोफोबिक टेल्स वो हमारी अंदर की तरफ है। और ये जो नॉन पोलर टेल है उसको अंदर क्यों रखा गया? उसको अंदर इसलिए रखा गया क्योंकि वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है से बनी हुई है, उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है एक्वस इन्वायरमेंट से। अब हम लोग फॉस्फोलिपिड्स के साथ साथ बात करें, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर फॉस्फोलिपिड के साथ साथ कुछ कोलेस्ट्रॉल भी होता है। और आगे चल के जो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन है उसने बताया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन के साथ साथ कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलता है। अब जो रेशो है प्रोटीन और जो लिपिड का वो सेल के टाइप पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस करता है। और ह्यूमन की रेड ब्लड सेल में देखें तो 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। और अगर हम लोग जो है प्रोटीन्स को क्लासिफाई करें तो प्रोटीन्स हमारे बेसिकली दो टाइप के निकलेंगे, एक पेरिफेरल प्रोटीन आ जाएगा और एक हमारा आ जाएगा इंटीग्रल प्रोटीन। ये जो है हमारे दो टाइप के प्रोटीन है जो कि हमें देखने को मिलते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर। अब हमारा पेरिफेरल प्रोटीन वो होता है जो कि बिल्कुल मेम्ब्रेन के सरफेस पे होता है, और इंटीग्रल प्रोटीन वो होता है जो कि थोड़ा और पूरा का पूरा ही जो है धंसा हुआ होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो मैं एक बार आपको फिर से इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा आपको इंटीग्रल प्रोटीन देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद ये हमारे क्या है, ये हमारे पोलर हेड है। पोलर का मतलब क्या होता है? पोलर का मतलब होता है हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग। ये हमारी हाइड्रोफोबिक टेल है और इसे हम लोग नॉन पोलर कहते हैं। ये हमारा पेरिफेरल प्रोटीन है, ये हमारे शुगर है जिसको कि आप कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, और ये हमारी फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, आगे चल के हम लोग अभी सेल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में और ज़्यादा बातें करेंगे। तो जो एक इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर था हमारा सेल मेम्ब्रेन का
वो किसने दिया बेसिकली? उसको सबसे पहले एक सबसे सही और एक सबसे बेस्ट मॉडल जो लगा वो था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया। सिंगर और निकोलसन ने जो अपना, ये एक ही आदमी है सिंगर एंड निकोलसन, उसने जो है अपना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अब यहाँ पर एक टर्म आती है क्वासी फ्लूइड नेचर। क्वासी फ्लूइड नेचर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में कई बार नहीं समझा जा पाता। क्वासी फ्लूइड नेचर का मतलब क्या है? फ्लूइडिटी क्या होती है? आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा फ्लूइडिटी क्या होती है। लिपिड जो है ना, आपने अभी अभी स्ट्रक्चर देखा है इसका, ये क्या है? ये बेसिकली जो जो भी इतना पार्ट है वो सब कुछ लिपिड है। लिपिड की ये बाई लेयर है, इसके अंदर लिपिड की बनी हुई टेल्स हैं और लिपिड की ही बाई लेयर्स हैं। तो ये जो लिपिड है ये अनेबल करता है, मतलब लिपिड के अंदर जो है लेटरल मूवमेंट होती है। लेटरल आप समझ पा रहे होंगे, लेटरल ये वाली मूवमेंट, इस तरीके से जो मूवमेंट होती है प्रोटीन्स की विद ओवरऑल बाई लेयर, इसी को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी। और ये जो टर्म है आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फंक्शंस के हिसाब से। फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ फंक्शंस। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? जैसे कि सेल ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट्स अच्छे तरीके से फ्लो नहीं करेंगे तो ग्रोथ तो हो ही नहीं पाएगी सेल की। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, दो सेल के बीच में जो जंक्शंस बनते हैं सिक्रीशन के लिए, वो फॉर्मेशन किससे होती है? फ्लूइड नेचर की वजह से होती है। एंडोसाइटोसिस भी होती है, सेल डिवीजन एक्सेट्रा जैसी चीज़ें भी इसी के थ्रू होती है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो है ट्रांसपोर्ट होना मॉलिक्यूल्स इसके आर पार, यानी ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। मेन फंक्शन सबसे यही है कि इसके आर पार जो है सिलेक्टिव चीज़ें ही आ जा सकती हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार आ सकते हैं विदाउट एनी ऑफ एनर्जी। मतलब अगर किसी चीज़ को हमें कंसंट्रेशन के आर पार भेजना है तो हमें बेसिकली एनर्जी देनी पड़ती है, बट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं मेम्ब्रेन के आर पार विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, और इसी को हम लोग कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब जो हमारे न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूट्स कौन से होते हैं? अल्कोहल होते हैं हमारे, या फिर आप कह सकते हैं वाटर भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही होता है। तो जो न्यूट्रल सोल्यूट है वो आर पार मूव करेंगे बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हायर कंसंट्रेशन से। मान लीजिए अगर हमारे सेल में, किसी भी सेल के अंदर अगर कम, मान सकते हैं कि आप वाटर का लॉस है, यानी वाटर नहीं है, वो पानी जो है हमारे सेल के अंदर कम है, और अगर आउटर बॉडी में ज़्यादा है तो वो जो पानी है बाहर से अंदर चला जाएगा और उसका इस्तेमाल करेगा सेल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इसलिए जो है हम पानी पीते हैं तो सेल के पास इसी प्रोसेस के थ्रू जो है हमारे बॉडीज़ के थ्रू पहुंचाया जाता है। वाटर जो है वो भी मूव करता है मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये वाटर का इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, लेकिन अल्कोहल पे क्वेश्चन आ जाता है कि अल्कोहल क्या मूव कर पाएगा कि नहीं। तो यस, अल्कोहल, अगर आपके एक फैक्ट के लिए बताऊं तो अल्कोहल जो है विद इन 30 मिनट्स जाके हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है पूरी तरीके से, और वो हमारे ब्रेन के पास भेज दिया जाता है एज अ पॉइंट ऑफ कूलेंट। बॉडी को लगता है कि ये एक ठंडी चीज़ है तो उसको सर्कुलेट कराना चाहिए उस एरिया के आसपास, बट जो है उससे और भी ज़्यादा बेकार चीज़ें होने लगती हैं। वाटर जो है एक बेसिकली सॉल्यूट है जो कि न्यूट्रल सॉल्यूट है बेसिकली। तो ये जो है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है। अब जो मूवमेंट है वाटर का वो कैसा होता है, वो किसके थ्रू होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अगर वाटर का मूवमेंट हुआ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में सेल को, तो इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, और ऑस्मोसिस के बारे में आपने पढ़ा ही होगा अपनी क्लास 10th में। अब जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स आप लोग जानते हैं, पोलर का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, यानी जो वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स हैं वो पास नहीं कर सकते नॉन पोलर लिपिड लेयर को। अब हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो ये वाली लेयर है ये कैसी है? लिपिड की बनी हुई लेयर है। और ये है कैसी? बेसिकली ये हमारी हाइड्रोफोबिक है, यानी ये वाटर हेटिंग है। और अगर हम अपने ऊपर के लेयर की बात करें तो वो कैसी है? हाइड्रोफिलिक है। तो यानी अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल यानी कोई हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इस लेयर को पास करना चाहे तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो ये प्रोटीन्स लगे हैं उन प्रोटीन्स के थ्रू जो है हमारा जो मॉलिक्यूल है वो आता है
इसके बारे में बेसिकली हम लोग जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वो और ज़्यादा क्लियर होगा। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर हमें ये टॉपिक्स क्लियर होंगे। कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू जो है ये फैसिलिटेट करता है इस ट्रांसपोर्ट को मेम्ब्रेन के थ्रू। कुछ आयंस और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब मान लीजिए कि कंसंट्रेशन हमारे सेल में हाइयर है और बाहर की तरफ लोअर है, फिर भी जो ये मॉलिक्यूल आयंस और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर कंसंट्रेशन में आ जाएंगे बाय यूजिंग ऑफ देयर एटीपी, यानी ये अपनी एनर्जी को यूज़ करके आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो है इन विच एटीपी इज़ यूटिलाइज्ड, और इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। इन दोनों पंप के बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग देखेंगे सेल वॉल को। सेल मेम्ब्रेन के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि केवल प्लांट्स में देखने को मिलती है और एनिमल्स में नहीं, उसका नाम है सेल वॉल को। जो सेल वॉल है हमारा एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, जिसे कि हम लोग सेल वॉल कह रहे हैं। कैसा है? नॉन लिविंग है। और क्या बना रहा है? आउटर कवरिंग बना रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। कहाँ कहाँ पर बनाता है? फंजाई में भी प्रेजेंट होता है सेल वॉल और प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है। एल्गी के अंदर भी प्रेजेंट होता है हमारा सेल वॉल, आपकी बस जानकारी के लिए मैं बता दूं। अब जो हमारा सेल वॉल है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं? सेल वॉल के जो फंक्शंस हैं वो है, सबसे पहला शेप प्रोवाइड करता है हमारे सेल को, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटेक्ट करता है हमारे सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। ये सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। बैरियर प्रोवाइड करता है अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स की, कोई भी फालतू के मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं प्लांट के अंदर ना घुस पाएँ। तो नेक्स्ट जो चीज़ अब हम लोग देखेंगे वो है हमारी, मैं एक बार पेन का कलर चेंज करता हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, तो जो एल्गी है उसके हम लोग सेल वॉल की कॉम्पोजिशन देखने जा रहे हैं। अब इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं आपको, इसलिए ध्यान से देखना है। तो जो हमारी एल्गी की जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेज और मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। और दूसरे प्लांट्स के अंदर बात करें, अब हम लोग देखेंगे प्लांट्स की कॉम्पोजिशन। प्लांट्स की जो सेल वॉल बने हैं उसकी कॉम्पोजिशन क्या है? उसकी कॉम्पोजिशन है सबसे पहले सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन्स और प्रोटीन्स। तो ये जो चार चीज़ें हैं, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन्स एंड प्रोटीन्स, इनसे मिलकर हमारे प्लांट की सेल वॉल बनती है। और एनिमल एल्गी की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेज, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, इन सबसे मिलकर बनती है। तो जो सेल वॉल होती है किसी भी यंग प्लांट की, जो भी यंग प्लांट होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो स्टार्टिंग में जो उसके ऊपर सेल वॉल आती है उसे हम लोग प्राइमरी वॉल कहते हैं। बिल्कुल नई नई जो सेल वॉल आई है उसे हम लोग प्राइमरी वॉल कहते हैं। और वो जो होती है केपेबल होती है ग्रोथ में, मतलब वो ग्रोथ शो करती है अपनी, यानी वो एक तरीके से आप कह सकते हैं लिविंग टाइप की तरह शो कर रही है। बट जैसे जैसे वो प्लांट बड़ा होते जाता है वो जो है हमारी सेल वॉल डिमिनिश हो जाती है, यानी वो जो सेल्स होते हैं उसके मेच्योर होते हैं और आगे चल के वो सेकेंडरी वॉल बना लेती है ऑन द इनर साइड। मतलब ये हमारी पहले ये हमारी सेल वॉल थी, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। तो अब जो हमारा नया जो सेकेंडरी बना है ये हमारी जो थी ये हमारी प्राइमरी थी, प्राइमरी सेल वॉल थी। अब इसी के अंदर एक जो है अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी जिसे मैंने ब्लू कलर से बनाया है। तो ये हमारी सेकेंडरी हो गई, सेकेंडरी सेल वॉल। और ये हमारा अभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब जो हमारा मिडल लेमिला होता है, मिडल लेमिला बेसिकली क्या? मिडल लेमिला वो लेमिला है जो मतलब हमारे सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है। सॉरी, मैंने ये गलत बता दिया। जो हमारा मिडल लेमिला है वो लेयर है कैल्शियम पैक्टेट का, जो कि जैसे कि हमारे पास ये एक सेल है, दिस इज़ वन प्लांट सेल, और ये एक दूसरा प्लांट सेल है। इन दोनों को बीच में से जो जोड़ने का काम करता है, ऐसे जो चिपकाने का काम करता है, वो हमारा होता है ये बेसिकली, ये हमारा मिडल लेमिला है, मिडल लेमिला। तो नेबरिंग सेल्स को जो है एक साथ जोड़ता है। और किस चीज़ से बना हुआ होता है? कैल्शियम पैक्टेट से बना हुआ होता है, जो कि होल्ड करता है या फिर चिपका लेता है अलग अलग नेबरिंग सेल्स को। तो जो सेल वॉल और जो मिडल लेमिला होता है वो ट्रांसवर्स किया जाता है केवल प्लाज्मोडेस्माटा से। अब मान लीजिए सेल वॉल के अंदर ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, ये भी हमारा सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर उस बाकी उसके न्यूक्लियस वगैरह अलग अलग जो ऑर्गेनलीज जितनी भी होती हैं। अब यहाँ पर मैं एक सेकंड के लिए कलर दूसरा इस्तेमाल करता हूँ।
ये हमारा ऐसे जो कनेक्शन बनता है, ये कनेक्शन, इस कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो कनेक्शन है ट्रांसवर्सली है। ट्रांसवर्सली आप लोग जानते होंगे, ट्रांसवर्सली को हम लोग हॉरिजॉन्टली कहते हैं। ये जो कनेक्शन है हमारा हॉरिजॉन्टली है, इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली वो चीज़ है, इसकी डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, जो कि कनेक्ट करती है साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर देती है दो नेबरिंग सेल्स के बाय ट्रांसवर्सिंग द सेल वॉल एंड दी मिडल लेमिला। यानी ये तो हमारी एक तो मिडल लेमिला हो गई, ये हमारी सेल वॉल हो गई। तो सेल वॉल और मिडल लेमिला को काट के जो चैनल बनाया जाता है, उसी चैनल को हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। आई होप आपको सेल वॉल समझ आया होगा। मैं एक बार इसको समराइज़ कर देता हूँ जल्दी से। तो जो सेल वॉल है एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, सबसे पहली बात। इसके जो फंक्शन, इसकी जो सेल वॉल है हमें कहाँ देखने को मिलती है, फंजाई में देखने को मिलती है, प्लांट्स में देखने को मिलती है, एल्गी में भी देखने को मिलती है। और इसके जो फंक्शंस हैं उसमें से पहला है कि ये हमारे सेल को शेप प्रोवाइड करता है, उसके बाद ये प्रोटेक्ट करता है सेल को, उसके बाद ये डैमेज और इन्फेक्शन से बचाता है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करता है, बैरियर है एक तरीके से अनडिज़ायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स के लिए। एल्गी जो है उनके पास सेल वॉल होता है जो कि बने हुए होते हैं सेलुलोज से, गैलेक्टाइन से, मैनेस से, मिनरल्स से, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। और अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर जो हमारे कंपोजिशन है वो है सेलुलोज, सेमी सेलुलोज, पेक्टिन्स, प्रोटीन्स। और एक अगर यंग प्लांट सेल वॉल की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले प्राइमरी वॉल होती है जो कि ग्रोथ में कैपेबल होती है, जो कि आगे चल के धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और जो सेल है वो मेच्योर होता है और सेकेंडरी वॉल बनाता है अंदर की तरफ और साइड ऑफ सेल में बनाता है। तो जो मिडल लेमिला है वो लेयर है कैल्शियम पैक्टेट का, जो कि होल्ड करता है, या फिर जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, मिडल लेमिला जो है कनेक्शन बनाता है हमारे दो सेल के बीच में बाय द सेल वॉल इंटरेक्शन। और जो इसके बीच में कट लगता है, यानी इनके बीच में एक जो चैनल बनता है जो कि मिडल लेमिला और हमारे सेल वॉल को ट्रांसवर्सली काटता है, उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। आई होप आपको ये समझ आया होगा सेल वॉल। तो सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है क्या? सबसे पहले हमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में समझने की ज़रूरत है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वो ऑर्गेनेली है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आप ये समझ लीजिए जस्ट मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। वो ऑर्गेनेलीज जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है उसे हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर डाल देते हैं। अब ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो हमारी ऑर्गेनेलीज हैं उनका जो स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है वो बेसिकली तो डिफरेंट रहता है, बट इनको हम लोग एक साथ मानते हैं। जब हम इनको एक साथ इकट्ठा करते हैं, मैनी ऑफ दीज आर कंसीडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि इनका जो फंक्शंस हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। जैसे कि हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो राइबोसोम्स की सिंथेसिस करते हैं, राइबोसोम्स की सिंथेसिस करते हैं, तो उसके बाद आगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स इनकी पैकेजिंग करते हैं, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग करते हैं तो लाइबोसोम्स के अंदर पैकेजिंग होती है इनकी, लाइसोसोम्स के पास पहुंचाया जाता है, फिर वो वैक्यूल्स के अंदर डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स भी पहुंचाया जाता है। तो एक कोऑर्डिनेटेड वे में चीज़ें चल रही है, तो इसलिए हम लोग इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी कहते हैं। अब जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है वो इंक्लूड क्या क्या ऑर्गेनेलीज करता है हमारा, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, और उसके बाद जो है हमारे वैक्यूल्स। अब जो फंक्शंस होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के, कुछ ऑर्गेनेलीज जैसे कि जो छूट गई माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स। तो हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं और जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं, इनका जो हमारा फंक्शन होता है वो कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं होता, यानी एक दूसरे के हिसाब से नहीं चलता। यानी इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं मानते, नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब जो हमारी सबसे फर्स्ट ऑर्गेनली है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के, आई होप आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो डिफिनेशन है या फिर जो मेन चीज़ है समझ आया होगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बेसिकली वही ऑर्गेनेलीज हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड है, और मेम्ब्रेन बाउंड भी होने के साथ साथ इनके जो फंक्शंस हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में हैं, फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। और जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है और पेरोक्सिसोम है, ये इसलिए हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं है क्योंकि जो इनके फंक्शंस हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है शुरुआत के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ना, क्योंकि जो हमारा माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ थी वो इतनी हाई लेवल पे नहीं थी। बाकी जब हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो ये सारी चीज़ें जो है ईजी होने लग गई।
जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसी के अंदर हमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो है टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फैले हुए होते हैं पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर, ये देखिए आप ट्यूब्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर, ट्यूब जैसी बना रखी है। अब जो ये ईआर है वो डिवाइड करता है इंट्रासेलुलर स्पेस को दो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर। ईआर डिवाइड्स इंट्रासेलुलर स्पेस इन टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। फर्स्ट जो कंपार्टमेंट है उसको कहते हैं ल्यूमिनल, जो कि ईआर के अंदर का कंपार्टमेंट है, यानी इधर का कंपार्टमेंट। और जो दूसरा कंपार्टमेंट है जैसे हम लोग एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट, यानी इधर का कंपार्टमेंट। तो ये जो दो कंपार्टमेंट बने हैं इसको हम लोग कहेंगे ल्यूमिनल, इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। तो हमें आई होप आपको ये समझ आएगा कि ईआर के दो कंपार्टमेंट होते हैं जो कि इंट्रासेलुलर स्पेस यानी बाहर के स्पेस को दो स्पेस को दो जगह में बांटता है। जो ईआर है वो राइबोसोम्स भी कैरी करवाता है। उसके पास ईआर के पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ईआर जो हमारे राइबोसोम्स हैं वो अटैच्ड होते हैं आउटर सरफेस पे। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके पास राइबोसोम्स होते हैं, बियरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस, उसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस एक यही डिफरेंस है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके पास राइबोसोम्स होते हैं, और जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके पास जो है हमारे राइबोसोम्स जो होते हैं नहीं होते, एब्सेंट होते हैं हमारे राइबोसोम्स। बस यही एक डिफरेंस है आपको जो याद रखना पड़ेगा। अब जो हमारा RER है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो ऑब्जर्व किया जाता है सेल्स के अंदर, जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, और वो होएगा भी प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट, क्योंकि उसके पास जो है राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। और जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में तो इन्वॉल्व होता ही है, और साथ ही साथ वो सिक्रीशन में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये जो होते हैं एक्सटेंसिव होते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े होते हैं, और कंटिन्यूअस होते हैं, फैले हुए होते हैं विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेजर साइट है फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मेजर साइट है वो कौन सी है लिपिड सिंथेसिस के लिए, तो हमारी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनिमल सेल्स के अंदर जो हमारे लिपिड जैसे स्टीरोइडल हार्मोन्स होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ये जो है हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही सिक्रीट किए। जो हम लोग देखने जा रहे हैं गोल्जी अपैरेटस को। गोल्जी अपैरेटस की जिसने डिस्कवरी की थी उनका नाम था कैमिलो गोल्जी। इन्होंने सबसे पहले देखा था गोल्जी को डेंसली स्टेन्ड ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर थे। इनको इन्होंने न्यूक्लियस के पास देखा था। ये जो हमारे गोल्जी बॉडीज़ हैं, जब कैमिलियो गोल्जी साइंटिस्ट की डेथ हो गई उसके बाद इनका नाम गोल्जी पड़ गया। ये जो हमारे गोल्जी बॉडीज़ हैं ये कंसिस्ट करते हैं फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स। ये आप देख पा रहे होंगे, ये फ्लैट चपटे हैं ये, तो इसलिए इनको कहा गया है फ्लैट और डिस्क शेप। डिस्क की शेप के होते हैं और सैक जैसे होते हैं, सैक यानी गुच्छा आप कह सकते हो, सैक या फिर सिस्टरने। यहाँ पे जो ये सिस्टरने हैं और इसको हम लोग सैक्स भी कह सकते हैं, मतलब एक थैली जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इनका जो डायामीटर होता है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायामीटर है वो 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक है। ये एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए होते हैं, मतलब एकदम पास पास रखे हुए होते हैं, स्टैक्ड होते हैं। इनका जो नंबर होता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में हर एक सेल पे डिफरेंट नंबर होता है गोल्जी के सिस्टरने नंबर, यानी ये कितने सारे हमारे हो सकते हैं, इनके नंबर जो है सेल टू सेल डिफरेंस आता है। जो गोल्जी सिस्टरने हैं, गोल्जी सिस्टरने यानी क्या, ये जो चीज़ें हैं केवल एक, ये कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होती है। कंसेंट्रिकली अरेंज्ड मतलब क्या, ये सब लगी तो है, जैसे ये एक इतनी बड़ी है दूसरी इतनी बड़ी है, बट सबका सेंटर केवल एक ही है, यानी अगर आप यहाँ से ऐसे लगाएंगे तो सबका सेंटर आपको एक देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसको कहा गया है कंसेंट्रिकली अरेंज्ड है, लेकिन जो इनकी लेंथ है वो अलग अलग है। और ये जो है हमारे न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होती है, न्यूक्लियस के पास होती है। अब जो इनका कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, कन्वेक्स का मतलब होता है बल्जिंग आउट। ये जो एरिया होता है इसको हम लोग कन्वेक्स कहते हैं। तो जो इनकी कन्वेक्स साइड होती है यानी कि ये जो बल्जिंग वाली साइड होती है इसको हम लोग सिस फेज कहते हैं, या फिर हम इसको फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं। जो ये बल्ज आउट करके होती है उसको हम लोग सिस फेज या फॉर्मिंग फेज कहते हैं। और उसके बाद जो इनकी कनकेव फेस होती है, यानी जो ये गुफा जैसी अंदर की तरफ जो जा रही हो, जो अंदर से धसी हुई हो, यानी ये वाली फेस,
जो आपकी ये वाली फेज़ आपको देखने को मिल रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कनकेव और ट्रांस फेज़, या फिर इसका नाम है मैच्योरिंग फेज़। अब जो सिस और जो ट्रांस फेज़ है इस ऑर्गेनेली की, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सिस एंड ट्रांस फेसेस ऑफ ऑर्गेनेली आर इंटायरली डिफरेंट, पर ये जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जो गोल्जी अपैरेटस है उसका मेन प्रिंसिपल फंक्शन क्या है? प्रिंसिपल फंक्शन है इसका पैकेजिंग का, यानी ये पैकेजिंग मटेरियल्स की पैकेजिंग करता है। और मेन कहाँ पर पैकेजिंग करता है? ये मेन पैकेजिंग करता है ईआर के पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ये जो है डिलीवर करता है इंटरसेलुलर टारगेट्स को पैक करके, सिक्रीट होती है इसकी आउटसाइड सेल। मटेरियल्स जो कि पैक होते हैं, मटेरियल्स पैकेज्ड इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ऐसे वेसिकल्स की फॉर्म में पैक होके जाते हैं मटेरियल्स यहाँ से ईआर के पास, और फ्यूज़ हो जाते हैं वो सिस फेज़ में। मैं कहने का मतलब क्या है, ये आप जो इसका फेज़ देख पा रहे होंगे, मान लीजिए यहाँ पर यहीं पर कहीं हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा। यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से सबसे पहले जो मटेरियल्स हैं वेसिकल्स की फॉर्म में यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर उनकी पैकेजिंग होती है। ये मैंने आपको बताया था, जो कि कन्वेक्स फेज़ होता है उसको हम लोग सिस फेज़ कहते हैं। तो यहाँ पर उन मटेरियल्स की पैकेजिंग होती है। तो यहाँ पर हमारी पैकेजिंग हुई सिस फेज़ के अंदर गोल्जी अपैरेटस में, और ये जो है फिर मूव करते हैं मैच्योरिंग फेज़ की तरफ, मूव्स टुवर्ड्स मैच्योरिंग फेज़। अब ये जो मैच्योरिंग फेज़ है, इसी का नाम मैंने आपको बताया था होता है ट्रांस फेज़। तो ये जो हमारा यहाँ पर पैकेजिंग हो गई उन वेसिकल्स की, मैं एक बार इसको पूरा डार्क कर देता हूँ। उसके बाद ये जो वेसिकल्स हैं यहाँ इस ट्रांस फेज़ पर आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट हो गए, और यही चीज़ है जिससे हमें, अब ये जो लाइन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से दिस एक्सप्लेन्स कि क्योंकि जो गोल्जी अपैरेटस है वो क्यों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास इतना रहता है। गोल्जी अपैरेटस का जो काम गोल्जी अपैरेटस का जो काम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास रहने का है, क्योंकि जो गोल्जी अपैरेटस है उसकी जो भी सिक्रीशन होती है उसको पैक करके टारगेटेड ऑर्गेनेलीज के पास भेजता है। अब कुछ नंबर ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम्स के द्वारा। अब राइबोसोम्स कहाँ पर होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, और ये जो है मॉडिफाइड हो जाते हैं सिस्टरने में, आर मॉडिफाइड इन सिस्टरने ऑफ गोल्जी अपैरेटस। सबसे पहले प्रोटीन्स जो है हमारे राइबोसोम्स ने सिंथेसाइज किए, उसके बाद वो प्रोटीन्स मिलते कहाँ पर हैं हमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब वहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने वेसिकल्स की फॉर्म में यहाँ सिस्टरने के पास भेज दिया। उसके बाद ये गोल्जी अपैरेटस है सिस्टरने, और उसके बाद जो गोल्जी अपैरेटस है वो उसको रिलीज़ करता है अपने ट्रांस फेज से, क्योंकि सबसे पहले सिस फेज में आएगा, उसके बाद हमारे ट्रांस फेज तक पहुंचेगा, उसके बाद इसको रिलीज़ किया जाएगा। गोल्जी अपैरेटस एक इम्पॉर्टेंट साइट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अब इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंपॉर्टेंट साइट कौन सी है किसके फॉर्मेशन के लिए? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन के लिए। अब ये जो हमने गोल्जी अपैरेटस पढ़ा, ये अपने आप में ही एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है, मतलब सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ऑर्गेनेली में से एक है। तो मैं आपको एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ शुरुआत से। सबसे पहले देखिए, गोल्जी अपैरेटस की डिस्कवरी किसने की? कैमिलो गोल्जी ने, मतलब सबसे पहले देखा इन्होंने, और इन्होंने ये बताया कि ये कुछ डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कहाँ पर मिल रहे हैं? न्यूक्लियस के पास में मिल रहे हैं। उसके बाद इन्होंने, जब से इन कैमिलो गोल्जी की डेथ हो गई उसके बाद इसको गोल्जी नाम पड़ गया इसका। अब ये जो गोल्जी अपैरेटस है वो, उसके अंदर बहुत सारी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स मिलती है। फ्लैट यानी चपटी, डिस्क शेप्ड यानी डिस्क के शेप की सैक्स या और सिस्टरने देखने को मिलती हैं, जिनका जो डायमीटर है, डायमीटर पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक इनका डायमीटर हो सकता है। अब ये जो सारी की सारी हैं, सब की सब एक दूसरे के पैरेलल लगी हुई होती है, और इनमें जो है बहुत सारे अलग अलग नंबर में सिस्टरने प्रेजेंट होते हैं। सेल्स, डिफरेंट सेल्स के ऊपर डिफरेंट बातें आती हैं, और ये जितने भी हैं सब कंसेंट्रिकली अरेंज्ड है। कंसेंट्रिकली अरेंज्ड मतलब इन सब का जो आप देखेंगे एक लाइन पे ये जो है सेंटर में है, लेकिन इसका जो डायमीटर है वो अलग है, इसका अलग है। तो इनकी बस लेंथ चेंज होती है, बेसिक जो चीज़ है वो सब सेम रहता है। अब जब हमारा जो एक सिस्टरने होता है, सिस्टरने यानी एक हम लोग इसको, मैं एक बार सब कुछ इरेज कर देता हूँ कि मैं आपको फिर से एक और बार इसको समझा सकूँ। तो ये हमारा एक, मान लेते हैं ये हमारा सिस्टरने है, ये जो इसका फेज़ है इसको हम लोग सिस फेज़ कह देते हैं, और ये जो इसका फेज़ है इसको हम लोग ट्रांस फेज़ कह देते हैं। बस आपको इतना सा याद रखना है। उसके बाद जो हमारा सिस फेज़ है उसी को हम लोग फॉर्मिंग फेज़ भी कहते हैं, और हमारे ट्रांस फेज़ को हम लोग मैच्योरिंग फेज़ भी कहते हैं। सिस और जो ट्रांस फेज़ हैं वो दोनों ही
पूरी तरीके से डिफरेंट है, पर ये दोनों के दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। गोल्जी अपैरेटस का मेन फंक्शन आपको याद रखना है, पैकेजिंग होता है मटेरियल्स का। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स की फॉर्म में सिस फेज के पास भेजता है, और सिस फेज से गोल्जी अपैरेटस उसको ट्रांस फेज के पास भेजता है, और ट्रांस फेज से जो है ये टारगेटेड जो भी जगह हैं जहाँ पर हमें भेजने की ज़रूरत है वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। गोल्जी अपैरेटस में इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का जो है फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम लोग इसके बाद लाइजोसोम्स के ऊपर आते हैं। लाइजोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है। लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स, यानी वेसिकल्स की फॉर्म में होती हैं, जो कि किससे बनी हुई होती है? पैकेजिंग के प्रोसेस से बनी हुई होती है और गोल्जी अपैरेटस में बनी हुई होती है। अब ये जो है आइसोलेटेड लाइजोसोमल वेसिकल्स वेरी रिच हो, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आप इस वर्ड को देखिए, आइसोलेटेड लिखा है। आइसोलेटेड मतलब क्या? आइसोलेटेड का मतलब हो गया बिल्कुल अलग है, इनके अंदर अभी कोई रिएक्शन नहीं हो रही है किसी भी चीज़ की। तो जो आइसोलेटेड लाइजोसोमल वेसिकल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिच होती हैं किस चीज़ में? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करते हैं हाइड्रोलेसिस को, और हाइड्रोलेसिस के अंदर हमारे आते हैं लाइपेस, प्रोटीएस, कार्बोहाइड्रेसेस, ये तीन चीज़ें आती हैं। और जो हमारा लाइजोसोमल वेसिकल्स हैं या फिर लाइजोसोम है, ये ऑप्टिमली यानी जनरली जो एक्टिव होता है वो एसिडिक पीएच पर ही एक्टिव होता है। अब ये जो एंजाइम्स हैं वो केपेबल होते हैं डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स। ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने में। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर लिखा है लाइपेस इज, जहाँ भी ऐसा इज लिखा आ जाए, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट इज, यहाँ जहाँ पर भी आपको इस देखने को मिले ES, आप समझ लीजिए कि जो भी वो एंजाइम है वो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लाइपेसिस है, तो यानी ये जो चीज़ लाइपेसिस है ये डाइजेस्ट करने के लिए बनाया गया है लिपिड्स को। जो हमारा प्रोटीएसिस है वो डाइजेस्ट करने के लिए बनाया गया है हमारे प्रोटीन्स को। अब मैं आपको इसका मेन फंक्शन बताता हूँ जो कि एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। लाइसोसोम का फंक्शन होता है जब कोई सेल प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता है। सेल मान लीजिए वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो जो सेल, अब वो सेल है तो वो एनर्जी तो लेगा पूरी बॉडी में से, तो जो बॉडी है उसको डिस्ट्रॉय करती है बॉडी। उस टाइम पे जो हमारा लाइसोसोमल हमारा होता है लाइसोसोमल एंजाइम, वो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होके जो उसकी एक वेसिकल्स होती हैं, तो ये वेसिकल क्या होती है? बर्स्ट हो जाती है। यहाँ पर बर्स्ट होगी वो वेसिकल, और बर्स्ट होने के बाद इसमें से लाइसोसोमल हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकलेंगे। हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि वो एसिडिक पीएच पर ही वर्क कर रही है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एसिडिक पीएच पर एक्टिव है। यहाँ पर लिखा भी है एसिडिक पीएच पर एक्टिव होती है। और फिर ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो बाहर आएगी और पूरे सेल को, होल सेल, अब एक सेल किससे बना होता है? सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो हमने पढ़ लिया कि लिपिड से बनी हुई होती है, उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं। साइटोप्लाज्म किससे बना हुआ होता है? उसके अंदर लिपिड्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है कुछ अमाउंट में। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको डाइजेस्ट कर लेता है कौन? हमारा लाइसोसोम। तो बेसिक फंक्शन इसका अगर आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं वो बेसिकली डाइजेस्ट कर लेते हैं उन सेल्स को जो कि प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग वैक्यूल्स पे आते हैं। वैक्यूल जो है एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, आप कह सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, यानी ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। कहाँ पर देखने को मिलती है? साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है। और क्या क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर पानी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैक्यूल्स एनिमल्स में भी देखने को मिलती है और प्लांट्स में भी देखने को मिलती है। एनिमल्स के अंदर स्मॉल वैक्यूल देखने को मिलता है और प्लांट्स के अंदर लार्ज वैक्यूल देखने को मिलता है। हमारे वैक्यूल्स के अंदर हमें वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और भी अलग अलग मटेरियल्स देखने को मिलते हैं। और कौन से मटेरियल देखने को मिलते हैं? वो जो सेल के लिए हमारे इस्तेमाल में नहीं हो। अब जो वैक्यूल है एक सिंगल मेम्ब्रेन से पूरी तरीके से कवर्ड होती है जिसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। अब इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी मेम्ब्रेन जो है वो बाउंड करती है हमारे वैक्यूल को, तो वो है टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होता है, कई बार जनरली प्लांट सेल के अंदर जो हमारा वैक्यूल होता है वो ऑक्यूपाई करता है 90% वॉल्यूम ऑफ सेल, यानी सेल का जो 90% वॉल्यूम है वो कौन ऑक्यूपाई करता है? वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है प्लांट के अंदर। अब जो प्लांट, हम लोग अभी बात करेंगे प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के अंदर जो हमारा टोनोप्लास्ट है वो फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू वैक्यूल, हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन वैक्यूल देन इन साइटोप्लाज्म। मैंने जस्ट अभी इसकी रीडिंग लगाई।
आप लोगों को भी जब भी ये पैराग्राफ पढ़ना होता है आप इसकी रीडिंग करिएगा पहले। इस पैराग्राफ के कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए ये हमारा वैक्यूल है, मैं अभी पूरा सेल नहीं बना रहा, मैंने इसको बस नाम दिया है कि ये हमारा वैक्यूल है, दिस इज़ आवर वैक्यूल। वैक्यूल के बाहर हमारे पास पोटेशियम आयंस हैं, सोडियम आयंस हैं। अब हमें पता है कि हमें पोटेशियम की ज़रूरत है वैक्यूल के अंदर। मान लीजिए कि अभी सेल को यूज़ नहीं है, सेल के पास पहले से ही एक्सेस में है और सेल इसको बाहर निकालना चाहता है, तो ये जो है पोटेशियम को अंदर आने देगा। क्यों? क्योंकि बाकी जो सेल की बॉडी है वो नहीं चाहती कि पोटेशियम अंदर रहे, तो ये जो है पोटेशियम को अंदर लेगा। और कैसे लेगा? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्योंकि जब पोटेशियम हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था तो कई बार ज़रूरत भी पड़ती है, तो इसलिए नहीं निकाला जाता, तो ये हमारे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट आना है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आपको ये बात याद रखनी है कि जो हमारा वैक्यूल है उसके अंदर जो मटेरियल्स जाते हैं वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं। अब अमीबा के अंदर जो हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, अब हम लोगों ने अभी यहाँ पे प्लांट का देख लिया, अब हम यहाँ पर एनिमल्स को देख रहे हैं। अमीबा के अंदर हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब क्या होता है, जो वैक्यूल अपना साइज बदल पा रही है, बेसिकली यही हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्योंकि अमीबा अपनी शेप और साइज को चेंज कर लेता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बहुत ज़्यादा मदद करती है अमीबा के अंदर। बहुत सारे सेल्स होते हैं जैसे कि प्रोटिस्ट्स के अंदर मेनली जो फूड वैक्यूल है वो बनते हैं जब वो फूड पार्टिकल्स को ले लेते हैं। सबसे पहले अमीबा ऐसा होता है, जब तक अमीबा के अंदर कुछ खाना नहीं गया तब तक कोई भी वैक्यूल अंदर नहीं बना होता है। जब यहाँ से अमीबा ने खाना लिया तो नेक्स्ट स्टेप में अमीबा के पेट के अंदर एक ऐसा वैक्यूल बन जाएगा। ये बेसिकली वो वैक्यूल है जिसके अंदर फूड है। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है कि ये जब चाहे अमीबा अपने, जैसे ही अमीबा खाना लेता है तभी उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है आ जाता है। और इससे क्या बेनिफिट है, ये हमारा हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, मैंने आपको एनिमल किंगडम में पढ़ाया था। ऑस्मो रेगुलेशन होता है जो हमारे बॉडी के अंदर वाटर आयंस का बैलेंस होता है उसको मेंटेन करना। ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं आपको जो भी साथ में एक्स्ट्रा लिखवाता हूँ आपको हमेशा नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन होता है वो इसी तरीके से पूछ दिया जाता है। क्योंकि एनसीईआरटी तो ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे करके जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें छूट जाती हैं वो यही हैं।